नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रजेश और इस वक्त की बड़ी खबर, उर्जित पटेल आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। वो मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन की जगह लेंगे। आपको बता दें कि काफी दिनों से नामों को लेकर अटकलें चल रही थी। राजन का कार्यकाल, जो मौजूदा गवर्नर हैं रघुराम राजन, का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। उर्जित पटेल फिलहाल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उर्जित पटेल को आरबीआई के गवर्नर के तौर पर 3 साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उर्जित पटेल की नियुक्ति को इंडस्ट्री और मार्केट की ओर से थम्स अप मिला है। उर्जित पटेल को इसी साल जनवरी में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का एक्सटेंशन मिला था। तो आरबीआई के साथ पुराना एसोसिएशन रहा है उर्जित पटेल का। ऐसे कंसल्टेंट भी रहे हैं और डेपुटेशन पे भी रह चुके हैं और फिलहाल वो डिप्टी गवर्नर हैं। उर्जित पटेल से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको बता दें। फिलहाल वो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, लेकिन अब नए गवर्नर होंगे तो क्या, तो तमाम एक्सपर्ट्स इसे कंटिन्यूटी के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें उर्जित पटेल से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। 7 जनवरी 2013 से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं उर्जित पटेल। 2013 से डिप्टी गवर्नर हैं। फाइनेंशियल, एनर्जी, इंफ्रा सेक्टर में 17 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो लंबा चौड़ा अनुभव उर्जित पटेल जो उनके हक में गया है। उनके सिलेक्शन में आईडीएफसी में चीफ पॉलिसी ऑफिसर रह चुके हैं। उर्जित पटेल 1990 से 1995 तक आईएमएफ में काम कर चुके हैं और इंडियन डेस्क को भी उन्होंने देखा था इस दौरान। 1995 से 1997 तक आरबीआई में एज ए कंसल्टेंट भी रहे। तो जैसा कि हम बता रहे थे, पुराना एसोसिएशन, आरबीआई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो कंसल्टेंट और डायरेक्टर, आरबीआई से पुराना जुड़ाव। 1998 से 2001 तक ऊर्जा मंत्रालय, इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग में एज ए कंसल्टेंट भी उन्होंने काम किया है। तो मंत्रालय का भी अनुभव है। 2005 से 2008 तक एमसीएक्स के नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो 6 फरवरी 2013 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। लंबा चौड़ा अनुभव और वेरीड एक्सपीरियंस है अलग अलग क्षेत्रों का। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने बीए किया है और 1986 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री उन्होंने हासिल की। 1990 में येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया। तो डॉक्टर उर्जित पटेल येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट है। और कुछ देर पहले हमने एमओएस फाइनेंस संतोष गंगवार जी से उर्जित पटेल की नियुक्ति के बारे में बात की थी। उनका क्या कहना था, ये सुनते हैं। श्री डॉक्टर उर्जित पटेल जी का स्वागत करता हूं। और ये बात सही है कि उनका डिप्टी गवर्नर थे जी सर। हाई प्रोफाइल के नहीं थे, पर उनका एक काम करने का तरीका था और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अब वो एक अच्छी दिशा में देश की वित्त व्यवस्था को ले जाने का काम करेंगे। और मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि मैं उनका स्वागत करता हूं। लगता यह है कि जिस सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको रखा है, उस कसौटी पर एक खरा उतरेंगे। कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से और उसी दिन तय हो गया था। और जी बिजनेस लगातार कुछ नामों की चर्चा कर रहा था। उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट नेम था वो उर्जित पटेल का ही था, जिसके बारे में जी बिजनेस ने पहले ही आपको बताया था। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अभय दुबे स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, नरेंद्र तनेजा जी हैं स्पोक्स पर्सन बीजेपी, विजय सताना जी मेरे साथ स्टूडियो में है, इकोनॉमिस्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे सहयोगी मनीष मीणू भी हमारे साथ हैं। लेकिन पहला रिएक्शन विजय सर आपसे, ये जो सिलेक्शन हुआ है, जो नियुक्ति हुई है उर्जित पटेल की, आपको लगता है ऊर्जा देगी भारतीय अर्थव्यवस्था को? ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, एक तो कंटिन्यूटी है कि पुराने गवर्नर के साथ और जिस तरह से जो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं उसमें उनका योगदान रहा है। और दूसरा एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है इनका, कमोडिटी मार्केट में है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग में है, इकोनॉमिक में है, स्टॉक मार्केट का है। और ये आज सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए इंडियन इकोनॉमी के लिए। और मेरे हिसाब से जिस तरह से डेट रिस्ट्रक्चरिंग आज की तारीख में बैंकर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से एक बहुत ही सही सिलेक्शन है। और ये एक जो मिक्स्ड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं इनके साथ, इंडिया और इंटरनेशनल और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के, मेरे ख्याल से कि बहुत ही सही सिलेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसका फ़ायदा हमारे आने वाली अर्थनीतियों में मिलेगा।
जी, नरेंद्र तनेजा जी, आपको क्या लगता है, कंटिन्यूटी की बात की जा रही है बार बार, और ये जो जब रघुराम राजन जी ने ये कहा था कि हम वापस एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, उस समय काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, तमाम तरफ से ये बातें उठ रही थी कि उनको एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि अगर उर्जित पटेल को आपको गवर्नर बनाना था तो इससे अच्छा था कि रघुराम राजन को ही कंटिन्यू करते। तो इस फैसले के पीछे क्या वजह क्या है? हम लोग डेमोक्रेसी है, बहस का, और अपने अपने विचार लोग रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सीधा सा है कि मेरिट पे बेस्ड फैसला लिया गया है। मेरिट पे बहुत ही गंभीर इस पे चिंतन हुआ सरकार के अंदर, उसके बाद ड्यू प्रोसेस फॉलो करा गया, उसके बाद इस फैसले पे सरकार पहुंची। कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर राजन के समय भी जो उर्जित पटेल है बहुत अहम भूमिका प्ले कर रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट की वो 2013 से हेड हैं, और जो अंदर के लोग हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से किस तरह की बढ़िया आपस में उनकी इक्वेशन थी। देखिए, संस्था होती है, इसमें व्यक्ति का एक हद तक तो उसकी महत्व होता है, लेकिन सब संस्था का होता है। और डॉक्टर उर्जित पटेल की सबसे बड़ी खूबी ये है, जैसा मीडिया भी कहता है, तमाम जानकार बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं और सरकार में भी मानते हैं कि वो बहुत अच्छे टीम प्लेयर हैं, बहुत उनके जो विचार हैं आधुनिक हैं, और कुल मिलाकर के वो सबको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो सारी जरूरत जो देश की अर्थव्यवस्था को है, जो आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको है, अगर सबके हिसाब से देखा गया तो आज की तारीख में बेहतरीन नाम जिसके साथ जो है सारी अच्छाइयां जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर राजन की जो तमाम अच्छी चीजें वो भी जुड़ी हुई हैं, वो डॉक्टर उर्जित पटेल का है। और बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके मेरे को पैनलिस्ट ने कहा बहुत अच्छा फैसला है। मुझे लगता है कि देश जो है चारों तरफ से इसका स्वागत करेगा। मेरिट बेस्ड डिसीजन है और सारा देश मुझे लगता है इसका स्वागत करेगा। तनेजा जी, मेरा सवाल ये होगा, जिस तरह से देखिए जब उर्जित पटेल कमेटी बनी थी तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि इन्फ्लेशन का एक डेटा तय करना चाहिए, एक टारगेट सेट करना चाहिए। उन्होंने 4% के आसपास का टारगेट तय किया था जो कमेटी गठित हुई थी। बाद में जब सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया कि अगले 5 साल के लिए हम 4% के इन्फ्लेशन का दायरा तय करेंगे, 2% नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि 6% भी हो सकता है, वो 2% भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पहले से ही उर्जित पटेल कमेटी के जो फैसले थे या उर्जित पटेल की जो भावनाएं थी, जो सोच थी, उस पर काम कर रही थी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। अगर आप पिछले 2-3 साल का आरबीआई का काम देखें और साथ में आरबीआई की दिशा देखें और जिस तरह के सुधार और विचार वो लेकर के आई है, और जहां तक उन विचारों का कनेक्ट भारत सरकार के साथ रहा है, खास तौर से वित्त मंत्रालय के साथ रहा है, तो काफी कंपैटिबिलिटी जबरदस्त रही है। और कुल मिलाकर के जो होना चाहिए, हम विकासशील अर्थव्यवस्था है, हम कोई अमेरिका जापान तो है नहीं, है ना, तो हमारे यहाँ जिस तरह का तालमेल होना चाहिए जो डॉक्टर राजन के समय में भी था और बरकरार था और बहुत अच्छा तालमेल था, वही उसमें कंटिन्यूटी ज्यादा दिखेगी। और डॉक्टर उर्जित पटेल की भूमिका जो आरबीआई के अंदर, खुद डॉक्टर राजन ने इस बात के संकेत दिए, बहुत अहम भूमिका उन्होंने प्ले करी है। बहुत ही एक तरह के को पायलट वो रहे, हालांकि 4 में से एक वो डेप्यूटी गवर्नर थे, लेकिन काफी हद तक को पायलट थे, और बड़ी अहम भूमिका वो पिछले करीब 2 साल से प्ले कर रहे थे, जो डॉक्टर राजन भी एक्नॉलेज करते थे, और तमाम इनसाइडर और जो मीडिया के लोग हैं वो भी इस बात को एक्नॉलेज करे। सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा फैसला जो मेरिट पे है, बेहतरीन नाम, बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स, वो लगभग वैसा ही जैसे आज आरबीआई को जरूरत थी और देश की अर्थव्यवस्था को जरूरत थी। अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। अभय जी, उर्जित पटेल अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे, आपका क्या रिएक्शन? हाँ, देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सुन रहा था। मैं बड़ा हतप्रभ हूँ ये प्रतिक्रिया सुन करके, क्योंकि जिस प्रकार एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन को डिफेम किया, यूँ कहें कि इंस्टीट्यूशनल डिफेमेशन था आरबीआई का। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस तरह से बात करते थे जब भी उर्जित पटेल के बारे में बताइए। प्रत्यक्ष रूप से अरे अभय दुबे जी, उर्जित पटेल जी के बारे में बात करते हैं, वो पुरानी बात हो गई। अब उर्जित पटेल जी के बारे में बताइए। सब लोग कह रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हमारी तो लगातार बात हो रही, सबने तारीफ की है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अब तारीफ तो उनके काम के आधार पर इस बात का निर्धारण होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आरबीआई ने सरकार का करना प्रारंभ किया, अगर उस दिशा में नए आरबीआई गवर्नर भी काम करेंगे। आप देखिए दिशा क्या थी आखिर, क्योंकि ये उर्जित पटेल भी उसी आरबीआई उस टीम का हिस्सा थे जो रघुराम राजन जी के नेतृत्व में काम कर रही थी। क्या बुनियादी सवाल खड़े किए थे उन्होंने? हमेशा रघुराम राजन या आरबीआई ने ये कहा
कि जिस प्रकार से मेथडोलॉजी जीडीपी की एडॉप्ट की गई है, जिस प्रकार आपने जनधन योजना में जो अकाउंट है उसका कहा था कि यूनिवर्सलाइजेशन कीजिए, डुप्लीकेसी नहीं हो, क्योंकि 24% जीरो बैलेंस के अकाउंट हैं, तो ये जो प्रासंगिक प्रश्न थे ये समालोचना थी, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था। इसके साथ क्योंकि जो बड़ा काम आरबीआई ने अपने हाथ में लिए, दो काम लिए थे, एक तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते थे, दूसरा जो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म स्टार्ट किए थे एनपीए को लेकर, उस दिशा में अगर इसीलिए अभय दुबे जी, इसीलिए जो काम शुरू हुए थे और काम जो अधूरे रह गए थे, जो बार बार रघुराम राजन जी से कहा गया कि आपके अनफिनिश्ड एजेंडाज की बात उनसे की गई, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, अभी आगे हमको करना है। एक सवाल होगा मेरा तनिया से, तनिया ने पहले कहा कि तालमेल को लेके जो है बहुत अच्छा था, लेकिन तनिया जी लगातार हमने देखा था रघुराम राजन में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को तालमेल पे कई बार सवाल खड़े किए गए। कई बार चिदम्बरम साहब ने ये सीधे खासतौर पर जो वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने उन्होंने कई बार ये कहा कि आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती को लेकर सोचना चाहिए। हमने देखा था कि रघुराम राजन साहब ने फैसले से नहीं लिए थे। क्या अब जब चूंकि उर्जित पटेल की नियुक्ति कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किया गया है, सुब्रमण्यम स्वामी ने लगातार ये कह रहे थे कि रघुराम राजन यूपीए सरकार के नियुक्त किए गए हैं, लगातार उन पर हमला किए गए थे, तो अब चूंकि उर्जित पटेल सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश अब बढ़ेगी क्या आने वाले दिनों में ज्यादा? देखिए मैं एक छोटा तनिया से सवाल था, ये सवाल मेरा तनिया से था। नहीं, देखिए मैं इसमें एक एड ऑन करना चाह रहा था। पहली बात तो यह है कि हमारी एक सेकंड में आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। हाँ, देखिए आरबीआई जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है और हमारी सरकार आरबीआई की जो ऑटोनॉमी है उसका पूरा जितना सम्मान होना चाहिए उससे ज्यादा करती है। अच्छा, जहां तक जो है, और दूसरी बात यह है कि क्या आरबीआई करेगा, वह इंटरेस्ट रेट कम करेगा, ऊपर करेगा, स्वायत्तता है उनको। जो गवर्नर आ रहे हैं वो किसी डील में नहीं आते हैं, है ना, कि भाई आपको ऐसा नहीं है। देखिए वो ऐसा सोचना भी मुझे लगता है कि अपमान है उस संस्था का, जिस संस्था का हम लोग इतना जो है जिसको लेकर के वी फील सो प्राउड। और दूसरी जहां तक बात है डॉक्टर राजन की, देखिए व्यक्ति अलग अलग होते हैं। डॉक्टर राजन संस्था पे सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े किए थे, इंटेलेक्चुअल भी हैं। तनेजा जी, इसी संस्था पे सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े किए थे, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। सुनिए नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूं। देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक मेंबर हैं पार्टी के भी, संसद सदस्य भी हैं और अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, जाने माने, अपने विचार रख सकते हैं, मैं भी रख सकता हूं, आप भी रख सकते हैं। अगर हमारे जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विचार रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया वो सरकार की सोच हो गई या सरकार, और उसको साफ कहा गया ये सरकार की सोच नहीं है, सरकार ने डिसएसोसिएट अपने को किया था। और जहां तक डॉक्टर राजन है, हमारी सरकार जब से आई, हम डॉक्टर राजन और हमारी सरकार का बेहतरीन तालमेल था और उन्होंने बार बार इस बात को अंडरलाइन किया। अब कुछ लोग खासतौर से कांग्रेस मैन्युफैक्चर करके कुछ बोलती है और अपनी बात को फिर कोट करती है और कहती है ऐसा होना चाहिए। अब वो ठीक है, वो उनकी राजनीति है, हम उसकी वो करते हैं। डॉक्टर उर्जित पटेल को डिप्टी गवर्नर इन्होंने ही बनाया था कांग्रेस के टाइम में, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि बेस्ट चॉइस है। और मुझे लगता है कि आरबीआई की ऑटोनॉमी और जो बेहतरीन है उसमें जो लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, कॉकपिट में जो पायलट होना चाहिए, आज की तारीख में सबसे बेहतरीन नाम ये था और देश का सौभाग्य है कि इनको जो है अपॉइंट किया गया है। जी विजय जी, अब ये सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, जो अभय दुबे जी अभी कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जिनकी ओर इशारा किया रघुराम राजन ने कि वो अनफिनिश्ड रह गई, आपको लगता है उर्जित पटेल की चॉइस के पीछे एक ये भी बहुत बड़ी वजह है, जो अनफिनिश्ड एजेंडाज की बात उन्होंने की है उसको स्मूथली वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं? देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे जब ये डिप्टी गवर्नर थे और रघुराम राजन गवर्नर थे, तो निश्चित रूप से जो भी आरबीआई डिसीजन लेता था वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता था, एक मैनेजमेंट का डिसीजन होता था। आदमी बदलने से अचानक इंस्टीट्यूशन का काम करने का तरीका नहीं बदलता है। और एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि पूरा देश भी उनकी जिम्मेवारी है एक आर्थिक स्थिति के सामने। आज अगर उर्जित पटेल साहब कोई भी डिसीजन लेंगे तो आज वो गवर्नर बन चुके हैं, आज उनके ऊपर भी जवाबदेही होगी, उनको भी देश को आगे ले जाना है। और ये कहना कि क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉइंट किया है वो उसकी लाइन टो करेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एंड ऑफ द डे इससे आगे उनको क्या चाहिए अपने कैरियर में। नाउ ही वॉन्ट्स टू लीव ए गुड लेगेसी कि भाई ही वॉज ए गुड गवर्नर। अब जो भी उनको काम करना है वो देश हित में करना है, इस इकोनॉमी के हित में करना है। अब जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, निश्चित रूप से आज आप डिसीजन लेते हैं लेकिन उस चीज़ को पूरा करने में टाइम लगता है। आज आप एक बिल्डिंग शुरू करते हैं, उसको भी खत्म करने में 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। ये तो देश है।
तो कोई भी डिसीजन अगर आप लेंगे तो वो हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कहीं उसमें मिड कोर्स करेक्शन की भी जरूरत होती है, कहीं उसमें डेविएशन की जरूरत होती है, कहीं उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं एक देश के लिए, ये कोई इंडिविजुअल, आज उर्जित पटेल भी चाहें कि मैं अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशन को मोल्ड कर दूं, शायद उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये था कि चूंकि वो आरबीआई से जुड़े रहे लगातार, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक जो एक सरकार की समझते हैं सोच है। चीजों में देखिए बेहतर। ऐसा है, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, इस अपॉइंटमेंट से दो चीजें बड़ी सामने आती हैं कि इस सोच के पीछे ये सरकार ने जरूर सोचा होगा कि सिस्टम डिरेल ना हो, किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं आए, आपको एफडीआई भी चाहिए, आपको लोकल इकोनॉमी भी डेवलप करनी है, और जो बैंकिंग रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जो अभी बैंक मर्जर्स होंगे, और जो डेट का सबसे बड़ा बर्डन है, क्योंकि उर्जित पटेल साहब का डेट रीस्ट्रक्चरिंग में बहुत बड़ा रोल है। और आज अगर हम इस सिचुएशन को, एक बात हम माने कि जो रघुराम साहब ने जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे कार्रवाई शुरू करी, शायद जो इंटरनल गवर्नर होता वो इतना टफ स्टैंड ना ले पाता बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन से जुड़ा हुआ आपका होगा। लेकिन आज क्योंकि उन्होंने वो कार्रवाई शुरू कर दी, अब उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना है। और मुझे लगता है कि एक बहुत सेंसिबल डिसीजन है सरकार का। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसिज्म करती हैं, मैंने कभी इस देश में नहीं देखा कि किसी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की किसी में भी तारीफ की हो। तो ये एक मानना चाहिए कि भाई कोई क्रिटिसाइज करेगा, उनका धर्म है, वो करेंगे। लेकिन देश के लिए जो डिसीजन हुआ है, मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन। और कुछ रिएक्शंस अभी हमने थोड़ी देर पहले लिए, जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद अभय आमा जी से हमने थोड़ी देर पहले बात की, एचडीएफसी सिक्योरिटीज की से हैं, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। काफी हद तक मतलब स्पेकुलेशन तो थी, और मेरे को लगता है लॉन्ग, जहाँ तक मैं समझ में आता है लॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन है, क्योंकि अल्टीमेट चॉइस जो थी वो एफएम और पीएम की थी, और पीएम का काफी क्लियर एक मतलब ट्रेंड देख रहे हैं कि वो सॉलिड काम करने वाले लोग बट लो प्रोफाइल, मतलब वो तो दैट एक्सटेंट कंटिन्यूटी है, तो आई थिंक ही फिट्स द बिल टू दैट एक्सटेंट। आई डोंट थिंक द करंट गवर्नमेंट वुड, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जाएंगे कोई मतलब जो कि हाई प्रोफाइल, एंड टू सम एक्सटेंट द थिंकिंग इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट। इन एनी केस जो सबसे कंटेंजियस इशू था वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का, उसके लिए तो पैनल विल बी टेकिंग द डिसीजन। और आरबीआई टाइम एंड अगेन एज एन इंस्टीट्यूशन हैज प्रूव्ड कि भाई एज एन इंस्टीट्यूशन इट्स अ वेरी स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। हाँ, कभी कोई हाई प्रोफाइल आता है, कभी कोई नहीं आता है उसका गवर्नर, बट वो मद्देनजर रखते हुए आई थिंक। जी एक और रिएक्शन बहुत जल्दी से सुनवा देते हैं। वल्लभ बंसाली जी से भी हमने बात की एनएम होल्डिंग से, उनका क्या कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। और वे भारत को बहुत अच्छे पूरा करियर ही करीब उनका भारत के इर्द गिर्द ही रहा है, सो तो अच्छी बात है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें अपने जीवन का एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर मिला है अपनी छाप छोड़ने का, और इस समय भारत के सामने जो मुख्य समस्या है या मुख्य चुनौती है वो यह है कि वह किस तरह ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाए रखे, टिकाए रखे। और इस समय देश को उस किस्म की नेतृत्व की जरूरत है। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस तो रहते हैं, लेकिन उन्हें बैलेंस करने की जरूरत है। सो ये देखना होगा कि डॉक्टर पटेल की राय इसके बारे में क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर उर्जित पटेल बहुत वर्षों से प्रोफेशनल हैं, यूपीए सरकार के अंदर वो काम कर चुके हैं, और वो शायद पीएमओ के अंदर अपॉइंट भी होने वाली बात थी। तो ये तो सब जानी हुई बात है। तो जब आँख खोल कर एनडीए गवर्नमेंट ने उनको चुना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि साथ में काम करने की कोई चुनौती हो। निश्चित रूप से तमाम जानकारी मानते हुए कि उर्जित पटेल पर भरोसा है और बड़े फैसले से। सदान साहब, मेरा सवाल होगा, देखिए जिस तरह से लगातार विलफुल डिफॉल्टर जो लोग थे, एनपीए, ये एक ऐसे मुद्दे थे जिसपे आपने बेबाकी से राय दी है। पहले भी कई शोज में आपने कहा आते थे और आप कहते थे कि इस पर सीधे तौर पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में खासतौर पर रघुराम राजन साहब ने इस मुद्दे पे बैंकों के एनपीओ को ठीक करने को लेके, बिलफुल डिफॉल्टर को ठीक करने को लेकर उन्होंने बहुत बड़े फैसले लिए। असर देखे विजय माल्या जैसे सरीखे बिल्कुल बड़े डिफॉल्टर को देश छोड़ के जाना पड़ा। आपको लगता है कि इस तरह के जिस तरह के फैसले, कठोर फैसले लगातार आरबीआई गवर्नर की तरफ से, रघुराम राजन साहब की तरफ से लिया गया, उर्जित पटेल भी इतने ही कठोर फैसले लेते जाएंगे? देखिए, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि जो भी इस देश में डिफॉल्टर है, जिसने भी इस देश का पैसा दबाया है या जो अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, उसको वो विद इन द रूल्स, उसके जैसे कहते हैं ना टेकिंग टू द टास्क, वो होगा। और निश्चित रूप से जब पॉलिटिकल लीडरशिप की ये सोच है कि हमें इस देश के बैंकिंग सिस्टम को सुधारना है, चोर बाजारी को रोकना है, तो मुझे लगता है कि उर्जित पटेल साहब के लिए बड़ा आसान भी होगा
कि देयर इज ए पॉलिटिकल सपोर्ट और आरबीआई को जो उनके कानून के तहत कार्रवाई करनी है वो करेंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस देश में आज ये बैंकिंग रिस्ट्रक्चरिंग और जो डिफॉल्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक नेशनल इशू बन चुका है। हर मीडिया, हर अखबार, हर आम आदमी इस बात पे चर्चा करता है। इस इशू को आप दबा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। तो ये एक निश्चित रूप से एक लॉजिकल कंक्लूजन होगा कि इस डायरेक्शन में काम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ग्रोथ की। इंटरेस्ट रेट कम होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है कि यहाँ एक सोच की जरूरत है, क्योंकि कुछ सेक्टर में हमारी सप्लाई चेन्स की प्रॉब्लम है, जैसे एग्रीकल्चर में ग्रोथ कैसे आए, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट रेट से आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से आएगा, कोई कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इस देश में सबसे बड़ी चुनौती रहेगा आने वाले सालों में। क्योंकि जिस तरह से फूड इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हम एक चीज को करते हैं, दूसरी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और सबसे चैलेंज हमारा यह है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है वो लिमिटेड है, जमीनें लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, खेती लिमिटेड है। लेकिन हर साल इस देश की आबादी 1.5 करोड़ बढ़ रही है। आपका 20 मिलियन टन एडिशनल फूड आपको हर साल इस देश में चाहिए। वो कैसे आएगा? क्या इंटरेस्ट रेट करने से ही आएगा, या हमें और भी कुछ सोचना पड़ेगा? क्योंकि जब तक फूड इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आम आदमी के पास सरप्लस पैसा नहीं होगा। जब सरप्लस पैसा नहीं है, डिमांड क्रिएट नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट आप कम भी कर लेंगे तो क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आज इस पे पूरे देश को, पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को और आरबीआई को, मॉनेटरी पॉलिसी, तीनों को बैठ के रास्ता निकालना पड़ेगा कि जो कोर इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, उसको कैसे हैंडल करें, और जो बाकी नॉन फूड इन्फ्लेशन है उसको कैसे एड्रेस करें। हो सकता है कि एक ड्यूअल पॉलिसी की भी जरूरत हो, लेकिन विद नए गवर्नर का जो एक्सपीरियंस है और जो सरकार की चैलेंज, और 4% का हमने कमिटमेंट कर दिया, एग्रीकल्चर के चैलेंजेस बरकरार हैं, फूड इन्फ्लेशन बरकरार है, कहीं ना कहीं आज इस देश को मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी एक क्रॉस रोड पे है और एक सीरियस मंथन की जरूरत है अबव पॉलिटिकल कंसिडरेशन। तनिया साहब, मेरा एक सवाल होगा, पिछले दिन हमने देखा था कि लगातार जो है ब्याज दरों को कौन तय करे, इसको लेकर सरकार और आरबीआई गवर्नर के बीच में, आरबीआई के बीच में कहीं ना कहीं दबे हल्कों में ही हमने देखा था कि एक विरोधाभास दिख रहा था, थोड़ी बहस दिख रही थी। इसलिए हमने देखा कि एक 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठित की गई, जिसको लेकर भी हुआ कि विरोध जताया गया था। उर्जित पटेल जो कमेटी जो बनी थी, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि ब्याज दरों को बढ़ाने घटाने का पूरा अधिकार किसी कमेटी के बजाय आरबीआई के पास होनी चाहिए। अब चूंकि उर्जित पटेल ही उस आरबीआई के गवर्नर हैं और उन्होंने पहले इस मुद्दे पे सरकार के रुख के खिलाफ बातें कही हैं अपनी कमेटी में, क्या ये कैसा बिंदु हो सकता है, कैसा मुद्दा हो सकता है जिसमें उर्जित पटेल और सरकार के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो या विरोधाभास देखने को मिले? तनेजा जी, आपने मुझसे प्रश्न किया? जी तनेजा जी। हाँ, देखिए मेरा ये मानना है कि देखिए अभी वो आ रहे हैं, अभी चार्ज लेंगे और एक ऑटोनमस बॉडी है। अब कल को क्या होगा, और एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये जो चीज़ आरबीआई के ऑटोनॉमी के दायरे में आती है टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये हमारा ज़रूर मानना है कि भाई आरबीआई का अभी तक जो रोल रहा है वो कुल मिलाकर के, जब से हमारी सरकार आई है, कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए, कुल मिलाकर के ठीक है समय समय पे सरकार या पॉलिटिशियन या एमपीज अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आरबीआई की जो भूमिका रही है उससे देश में प्रगति हुई है और सरकार की तो खैर काम ही यही है कि प्रगति इंश्योर करना। तो जिस तरह के कई दफे लोगों ने अटकलें लगाई, बातें लगाई, सच्चाई उसके अंदर नहीं है। अच्छा, जहां तक आने से पहले एज डेप्यूटी गवर्नर जो इनका काम रहा है बहुत सराहनीय काम रहा है, और कुल मिलाकर के आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंजेस, आरबीआई के भी कुछ सोच के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल एनर्जी इन्होंने जो इन्फ्यूज करी थी, तो मुझे लगता है चारों तरफ से जब मैं उसको देखता हूं तो पॉजिटिविटी नजर आती है और लगता है इनके जो विचार हैं काफी पॉजिटिव है और आने वाले समय में कोई ऐसी बात होगी मुझे लगता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये ऑटोनॉमी उनकी है, आरबीआई ऑटोनॉमस बॉडी है, वो कैसे फैसले लेना चाहते हैं, मानना है वो फैसले उनके हिसाब से देश के हित में है। आप सरकार रह करके कई दफे हम सहमत होंगे, कई दफे सहमति भी हो सकती है, लेकिन ऑटोनॉमस बॉडी है, जो भी वो सोचेंगे हम मानते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के हित में ही सोचेंगे। जी।